आज हम द एंड ऑफ बायोपोलरिटी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी साल सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं सिलेबस के अंदर और उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक है मिडिल ईस्ट क्राइसिस। किस प्रकार से मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस हुआ उसको हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं या अरब अपराइजिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। कुछ ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट हुए जिसकी वजह से अरब कंट्रीज़ के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, वायलेंस भी था, नॉन वायलेंस भी था और उसकी वजह से वहाँ पर कई स्टेट के अंदर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। कुछ जगह ये सक्सेसफुल हुआ और कुछ जगह इसको सक्सेस नहीं मिली और कहीं पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होगी कि आज भी वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है। ये टॉपिक जो है हम इन शॉर्ट करेंगे क्योंकि अभी सिलेबस के अंदर इसकी डिटेल्स नहीं है, सिर्फ टॉपिक का नाम है, तो उसके हिसाब से मैंने ये टॉपिक को प्रिपेयर किया है और हम कोशिश करेंगे शॉर्ट के अंदर इसको पूरा कंप्लीट हम कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक मिडिल ईस्ट अरब स्प्रिंग। इसके अंदर इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स हैं इसके, डेफिनेशन ऑफ अरब स्प्रिंग, एनालिसिस ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज और लास्ट में कंक्लूजन। एनालिसिस करेंगे हम ऑन पॉलिसी और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर। What is Arab Spring? The Arab Spring referred to a series of violent and non-violent revolutionary protests and demonstrations transpiring in Arab countries since December 18, 2010. दिसंबर 18, 2010 कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यूँ कहते हैं ना कि अगर आग लगानी है कहीं पर और बारूद के ढेर पर अगर हैं तो वहाँ केवल एक चिंगारी ही काफ़ी है। तो एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने चिंगारी का काम किया दिसंबर 18 के अंदर। देखते हैं वो इवेंट क्या था और जिसकी वजह से पूरे अरब कंट्रीज़ के अंदर ये डेमोक्रेसी की बयार बहने लगी, लोग डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे, लोग सड़कों पर आ गए। क्या था और क्यों हुआ था देखते हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट कोज? इमीडिएट कोज क्या था? 17 और दिसंबर 2010 को मोहम्मद बोजीजी करके एक फ्रूट सेलर था जो ट्यूनीशिया का रहने वाला था। वो अपने आप को गवर्नमेंट की पॉलिसी से परेशान होकर वहाँ की जो कंडीशन थी उसमें इतना परेशान कर दिया जाता है उसको और करप्शन इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से मजबूर होकर वो आत्मदाह कर लेता है, अपने आप को पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेता है। और उस घटना की कवरेज उसका एक रिलेटिव होता है, वो उसकी कवरेज कर लेता है और शाम तक उसका जो वीडियो है वो फेसबुक ट्विटर के ऊपर वायरल हो जाता है। और ये जो घटना थी इसने एक चिंगारी का काम किया जिसने पूरे अरब कंट्रीज, पूरा अरब पेनिनसुला है और उसके आसपास के जो कंट्रीज है वहां पर सब जगह डेमोक्रेसी की डिमांड स्टार्ट होगी, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। व्हाट वर द रीजंस? आखिर ऐसा क्या हुआ एक व्यक्ति के आग लगाने से पूरे इस रीजन के अंदर इतने सारे इवेंट क्यों चालू हो गए और सब जगह जो था इस कहते हैं इंसर्जेंसी स्टार्ट होगी, प्रोटेस्ट स्टार्ट होगी। आखिर इसके पीछे रीजंस क्या थे? एकदम से कोई घटना इतना बड़ा रूप ले ले ऐसा होता नहीं है, तो उसके पीछे कुछ जरूर बड़े कारण रहे होंगे। तो उसके रीजंस थे, इन कंट्रीज के अंदर डिक्टेटरशिप थी, वहाँ लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी और कुछ कंट्रीज के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की थी, मतलब वहाँ पर राजा का शासन था जहाँ उसके खिलाफ किसी को भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके बाद वहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशंस होता था, जो कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर अत्याचार किया जाता था, उसको मार दिया जाता था और ह्यूमन राइट का बहुत ज़्यादा वायलेशन यहाँ पर होता था। करप्शन बहुत ज़्यादा था देश के अंदर। अभी हमने पिछले स्लाइड के अंदर जो देखा, उस व्यक्ति ने जो सुसाइड किया वो करप्शन की वजह से और देश के अंदर जो हालात जो थे उसकी वजह से उसने सुसाइड किया। इकोनॉमिक डिक्लाइन था, वहाँ की इकोनॉमी थी वो धीमे धीमे गिरती जा रही थी। मीडिया पर सेंसरशिप थी जिसकी वजह से मीडिया में गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पब्लिश नहीं किया जा सकता था। अगर कोई ऐसी कोशिश करता तो उसका हश्र बहुत बुरा होता। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, देश के हालात बड़े ख़राब थे और एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी बेहद ज़्यादा हो चुकी थी। लोगों के पास जॉब नहीं था। इतनी सारी कंडीशन के अंदर भी लोगों को प्रोटेस्ट करने की कोई परमिशन नहीं थी और ऐसे में
ट्यूनिशिया जैसे एक छोटे से देश के अंदर वो एक घटना घटित होती है और उसकी वजह से ये इवेंट फैल जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर मीडिया के ऊपर पाबंदी थी और वहां पर सेंसरशिप थी, पर हुआ क्या, 2011 के आसपास वहां पर ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ने वहां पर प्रवेश किया और उसके माध्यम से लोग जो अपनी फीलिंग्स थी उसको एक्सप्रेस करने लगे। वो जो वीडियो वायरल हुआ उसके पीछे भी रीजन ये था कि वहां पर सोशल मीडिया था और उस सोशल मीडिया के अंदर ये वीडियो वायरल कर दिया गया। अब देखेंगे हम वो कौन कौन से देश थे जहां पर ये सीरीज ऑफ इवेंट हुए या इस प्रकार के प्रोटेस्ट किए गए। तो हम यहां देखेंगे ये ट्यूनिशिया जो कंट्री है यहीं का था वो मोहम्मद बौजीजी, और यहीं पर वो घटना घटित हुई थी और यहीं से उस चिंगारी भड़की जिसने अपने आसपास के सारे देशों को अपने इस लपेट में ले लिया। ट्यूनिशिया के बाद ये इजिप्ट में गया, फिर लीबिया और ऐसे करके मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और बहरीन, कतर, सीरिया के अंदर आपको मालूम है अभी भी वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ के हालत ख़राब हो चुके हैं, और बगदाद, कुवैत, यूएई, ओमान और यमन। अभी यमन, सीरिया और लीबिया के अंदर जो है सिविल वॉर चल रहा है। ये हम देख सकते हैं जो ब्लू कलर का कंट्री है। डेमोक्रेसी केवल ट्यूनिशिया में ही यहीं से चिंगारी चालू हुई और यहीं पर डेमोक्रेसी सफल हो पाई। बाकी कई जगह जो है उसको डेमोक्रेसी की जो ये लहर थी उसको दबा दिया गया। कहीं जैसे लीबिया है, सीरिया और ये जो यमन है, यहाँ हालात आज भी बेहद ख़राब है, सिविल वॉर चल रहा है, हज़ारों लाखों लोग जो हैं अपनी जानें गंवा चुके हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर वापस जो है ऑटोक्रेसी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर इन देशों के अंदर कुछ जगह डेमोक्रेसी सफल हो पाई, कुछ जगह डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर लिया गया। केवल सक्सेसफुल अगर ये हुआ तो केवल ट्यूनिशिया जहां से ये चालू हुआ था। कंट्रीज एनालाइज, हम इस वीडियो के अंदर जिन कंट्रीज को हम एनालाइज कर रहे हैं वो इस प्रकार हैं। ट्यूनिशिया जहां से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये फैला इजिप्ट के अंदर और उसके बाद लीबिया। इन तीन कंट्रीज को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्यूनिशिया से। ये मैप में हम देख सकते हैं ट्यूनिशिया की पोजीशन, एक तरफ इसके अल्जीरिया है, दूसरी तरफ इसके लीबिया है। और ये इस अपराइजिंग से पहले वहाँ के प्रेसिडेंट थे बैन अली, और 75 ईयर की इनकी एज थी जब ये वहाँ पर रूल कर रहे थे, और करीब 23 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ पर रूल किया। यहाँ पर इन अपराइजिंग के पीछे ये रीजन था, जितने भी यहाँ के जो डिक्टेटर थे या जो यहाँ के किंग थे, उनको वहाँ पर रूल करते हुए किसी को 30 ईयर, किसी को 40 ईयर, किसी को 25 ईयर, ऐसे सालों से यहाँ पर ये रूल कर रहे थे और इनके खिलाफ कोई कुछ कहने की किसी के पास पावर नहीं थी। लोग दबे हुए थे, लोग भरे हुए बैठे थे, बस उनको इंतजार था एक चिंगारी का। वो बौजीजी की घटना ने उस चिंगारी का काम किया। व्हाट हैपन इन ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया के अंदर क्या हुआ, अपराइजिंग स्टार्ट हुआ था दिसंबर के अंदर, और जैसे उस मोहम्मद बौजीजी ने अपने आप को आग लगाई और 4 जनवरी 2011 को उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के 10 दिन के अंदर 14 जनवरी को वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे बैन अली, ये इवेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको उसके बाद रिजाइन करना पड़ता है और वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। कॉजेज क्या थे यहाँ पर, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, फूड प्राइस इन्फ्लेशन था, करप्शन बहुत ज़्यादा था, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, पुअर लिविंग कंडीशंस। इसके इफेक्ट ये हुए कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे बैन अली, उनको रिजाइन करना पड़ा और वहाँ पर इलेक्शन हुए एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जिन्होंने वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, ट्यूनिशिया वो जो देश था वहीं पर डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाई। ट्यूनिशिया पर इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या थे, टूरिस्ट अराइवल्स डाउन ऑफ 40% इन अप्रैल, हायर फूड प्राइसेस, डिक्लाइन इन द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, लोगों का जो कंज्यूमर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो जाता रहा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन 11%, और जीडीपी ग्रोथ जो थी उनकी 1% जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, ये पिछले साल से करीब 3.5% जो थी वो गिर चुकी थी। तो कंडीशंस जो थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी ट्यूनिशिया की। इजिप्ट के अंदर जब ये अपराइजिंग हुआ, विद्रोह चालू हुए यहाँ पर, तो वहाँ पर होस्नी मुबारक जो थे वो रूल कर रहे थे और इनकी एज थी उस वक्त 84 ईयर्स, और ये करीब 29 ईयर्स से वहाँ पर रूल कर रहे थे। ट्यूनिशिया के बाद जो ये आग फैली उसने सबसे पहले इजिप्ट के ऊपर इफेक्ट किया। वहाँ पर अपराइजिंग स्टार्ट हुआ 25 जनवरी 2011 को, और यहाँ पर भी कॉजेज वही थे लगभग, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, फूड इन्फ्लेशन,
करप्शन बहुत ज़्यादा था, इलेक्टोरल फ्रॉड थे, बार बार इलेक्शन में घपला करते थे प्रेसिडेंट और वही इलेक्शन में खड़े होते थे और वो जीत जाते थे। लो मिनिमम वेजेस थी, स्टेट इमरजेंसी उन्होंने लगा रखी थी, बहुत कोशिश करी उन्होंने इमरजेंसी लगाकर इस अपराइजिंग को रोकने की, पर वो इसको रोक नहीं पाए। पॉलिटिकल इफेक्ट, मुबारक जो थे सत्ता को त्यागनी पड़ती। ये इजिप्ट की पोजीशन है, देख लीजिए आप। लीबिया, एक तरफ लीबिया है, दक्षिण में इसके सूडान है और स्वेज कैनाल यहीं से होकर गुजरती है और इसके पास में इजराइल और सऊदी अरेबिया। इजिप्ट के अंदर जो टूरिस्ट जो अराइवल था वो 80% डाउन हो गया अप्रैल तक आते आते। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो 24% गिर गया और इन्फ्लेशन जो रेट थी वो 12% तक पहुंच गई। फूड प्राइसेस इंक्रीज बाय 20%। ये हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या जीडीपी के अंदर चेंजेज आए ट्यूनीशिया और इजिप्ट के अंदर। इस चार्ट देख सकते हैं किस प्रकार उनकी जीडीपी जो थी वो धीमे धीमे गिरने लगी और 2009 में 16% थी ट्यूनीशिया की और इजिप्ट की थी 13% और वो और ज़्यादा गिर जाती है 2010 में। और 2011 जब अपराइजिंग हुई तो बहुत ज़्यादा इनकी जो इकोनॉमी थी वो गिर जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब लीबिया को। यहाँ जो हम फोटो देख रहे हैं ये लीबिया के जो उस वक्त रूलर थे मुअम्मर गद्दाफी। इनकी एज 68 थी और ये एक ऐसे जो तानाशाह थे जिनको वहाँ पर अपराइजिंग के बाद लोगों के बीच में इतना गुस्सा था कि इनको वो वहीं पर पकड़ने के बाद इनको मार देते। और इन्होंने देखिए आप 42 ईयर वहाँ पर रूल किया था। आप देख सकते हैं कितने लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। इनकी डेथ के पीछे एक रीज़न ये भी था, लीबिया एक ऐसा देश है उस अफ्रीका के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है। तो ये अपना जो ऑयल का जो बिजनेस थे डॉलर के बजाय उन्होंने गोल्ड में करना चालू कर दिया और इसकी वजह से अमेरिका में ज़बरदस्त नाराज़गी थी और इसलिए अमेरिका ने जो रिबेलियंस थे उनको हथियार दिए और वहाँ पर उन्होंने इस अपराइजिंग को पूरा सपोर्ट किया। अपराइजिंग लीबिया में स्टार्ट होता है फरवरी 2011 के अंदर। रीज़न भी वहाँ पर भी लगभग सेम। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका था, सेंसरशिप थी और इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और लोगों के बीच के अंदर वहाँ पर एथनिक ग्रुप बहुत सारे थे और इसकी वजह से लोगों के अंदर असमानताएं बहुत बढ़ चुकी थी, इनइक्वालिटीज़ थी। इफेक्ट क्या पड़े, सिविल वार वहाँ पर चालू हुई, जो अभी भी सिविल वार वहाँ पर चल रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1973 एम्बार्गो ऑन ट्रेड एंड आर्म्स सेल्स बाय यूरोपियन काउंसिल मिलिट्री इन्वेंशन ऑफ द कॉलिशन। और उसके बाद यूरोपियन काउंसिल थी उसने मिलिट्री इन्वेंशन किया उनके कॉलिशन ने, पर अभी भी वहाँ पर सिविल वार चल रही है और स्थिति बड़ी खराब है वहाँ पर। वाई अ वॉर इन लीबिया। लीबिया में वॉर के क्या रीज़न थे? टू एक्सक्लूड चाइनीज इंटरेस्ट इन नॉर्थ अफ्रीका जियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट। चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ता जा रहा था नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, उसको रोकना था। टू कंट्रोल ऑयल प्रोडक्शन ट्रेड स्टैंड पॉइंट, जो ऑयल प्रोडक्शन था उसको कंट्रोल करना चाहता था अमेरिका। और नेक्स्ट रीजन टू एलिमिनेट मुअम्मर गद्दाफी, ये इसका हिस्टोरिकल स्टैंड पॉइंट। टू इम्प्लीमेंट द डेमोक्रेसी, और वहाँ के लोग वहाँ पर डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। ये कारण थे लीबिया के अंदर वॉर के। इसकी वजह से ऑयल प्राइजेज में किस प्रकार से बदलाव आया, किस प्रकार से ऑयल प्राइजेज जो थी वो बढ़ते बढ़ते मार्च 2011 तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऑयल रिजर्व जो है अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा लीबिया के अंदर है, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं। और लीबिया से जो ऑयल परचेज करते हैं कंट्री, उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो इटली का। लीबिया के अंदर ये जो रिबेलिएशन हुई, जो अपराइजिंग हुई, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट इटली पर पड़ा। वर्ल्ड पे इसकी क्या इफेक्ट पड़े? पैरालिसिस ऑन लीबियन सॉवरेन फंड इन्वेस्टमेंट इन EU एंड USA कंट्रीज, hike of oil prices, hikes of global food prices, loss of investment in Italy। मैंने बताया था इटली पर इसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा था। देखते हैं इसको डिटेल से। लीबिया और इटली के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी 2008 में, वो समाप्त हो गई और व्यापार संबंध जो थे इनके वो समाप्त हो गए और जो ऑयल की सप्लाई थी वो डिक्रीज हो जाती है इटली के अंदर। और जो इटली की जो कंपनीज है उसके अंदर लीबियन जो लोग थे उन्होंने अपने फंड लगा रखे थे, उनके शेयर परचेज कर रखे थे, वो सब वो विड्रॉल कर लेते हैं। तो इटली को उसका सबसे ज़्यादा नुकसान देखना पड़ता है। और अब इसके आगे इसके
क्या परिणाम होंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई, इसकी वजह से जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, पूरा का पूरा जियोलॉजिकल जो सिस्टम था वो गड़बड़ा गया और ऑयल सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है और ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि अब यहाँ पर इन देशों में कौन रूल करेगा, क्या डिक्टेटरशिप होगी, डेमोक्रेसी आएगी या यहाँ पर मोनार्की सिस्टम होगा या मिलिट्री रूल होगा, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है। ये था अरब स्प्रिंग जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है सीबीएसई के न्यू सिलेबस के हिसाब से। और अगर सिलेबस के अंदर हमें मालूम चलता है डिटेल्स के अंदर कुछ और कंट्रीज़ के बारे में भी, तो मैं उसके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर किसी पे वीडियो बनाना है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं वहाँ पर, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आप इस सीरीज़ के सारे वीडियो आप देख पाएंगे। इसके साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।